हेलो हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा आज 12th के एक 5 मार्क्स के नए टॉपिक के साथ आया हूं। ये नया टॉपिक जो है इसका एक और वीडियो था, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूंगा आज मैं। आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करूंगा। तो इसके पहले सरल सूक्ष्मदर्शी का टॉपिक खत्म हो चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी ही हुई है। और आगे अगर हम इस चीज को देखें तो यहां पर हम जो देख रहे हैं ये 12th फिजिक्स का टॉपिक है। और इसमें हम जब देखेंगे आपको कि इसमें पूरी डिटेल के साथ 5 नंबर में कैसा लिखा जाता है, उसे कैसा डिस्क्राइब किया जाता है, वो सारी चीजों का डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। और साथ ही साथ आपको यह देखना है कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या फिर इसका रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या फिर और कुछ इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, तो आपको हमारी एप्लीकेशन माइंड एनालिसिस पर जाकर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो आप टेंशन ना ले, आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आगे तक उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको जो अभी 12th फिजिक्स में या फिर पीसीएम, पीसीबी, बायो या फिर मैथ सब्जेक्ट लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई के बच्चों के लिए ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो आगे चलते, ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप, जो छोटी से छोटी चीजों को हम आसानी से अगर देख सके। बहुत छोटी चीजें, इतनी छोटी चीजों को आंखों से देखना मुश्किल है, इतनी छोटी चीजें जो आंखों से देखना मुश्किल है, तो उस जगह पर हम उसको अगर आसानी से देखने की कोशिश करें तो उस कोशिश में जो हमारा सहयोग करता है उसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं या माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जो छोटी से छोटी चीजों को हमको बड़ा आकार लेकर हमारी आंखों को दिखाने के लिए सक्षम बनाता है, उस डिवाइस को, उस युक्ति को, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और दूसरा होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त का मतलब कुछ और जुड़ेगा। अभी तक हम एक लेंस की बात कर रहे थे, यहां कहीं ना कहीं हमको दो लेंस देखने को मिलेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे। ये हमारे क्लासरूम नोट्स है, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं आपको, ये सारा कंटेंट हम जो क्लासरूम में देते हैं वो सारा कंटेंट यहां पर दिया हुआ है। अगर आगे चलते अपन तो सबसे पहली बात करें अगर अपन, तो ये उसका डायग्राम है। क्या है? ये उसका डायग्राम है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये डायग्राम है उसका। आगे अपन चलते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब क्या? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक सुव्यवस्थित डायग्राम है। अब इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम इन चीज को समझेंगे। तो ये यहां पर आपको जो दे रखा है, ये यहां पर आपको जो दे रखा है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दे रखा है, ये यहां जो आपको दे रखा है, ये ए और बी, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में वस्तु बोलते हैं। क्या है? यह वस्तु है। ठीक है। इसके सामने एक लेंस दे रखा है, जो ये लेंस है, ये जो लेंस है ये वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में है, और ये लेंस दूर है ऑब्जेक्ट के। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। बात समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? सर ये है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? सर ये है। वस्तु कौन सी? सर ये है। इस वस्तु के जस्ट पास में, इस वस्तु के जस्ट पास में, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में जो लेंस है, जो लेंस है, उस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे या अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। क्या समझ में आया? कि सर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में जो लेंस है वो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। क्या यहां तक बच्चों को क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर अपन थोड़ा सा बढ़ा जाए हमसे, तो हम ये देखेंगे कि सर यहां पर एक और लेंस दे रखा है, इसका क्या काम है? बेटा ये जो लेंस दे रखा है आपको, ये
आपकी जो आंखें होती है और जो माइक्रोस्कोप से आप किसी चीज को ऐसे देखते हैं, और माइक्रोस्कोप से जब आप किसी चीज को ऐसे देखते हैं ना, जब माइक्रोस्कोप को आप किसी सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से आप किसी चीज को देख रहे हो, किसी जंतु को देख रहे हो, किसी बारीक से बारीक ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो कि आंखों से देखना सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन पे आप जहां से आंख का यूज करते हो, और आंख के सबसे पास वाला जो लेंस होता है, आंख के सबसे, उस माइक्रोस्कोप में दो लेंस है, तो दो लेंस में एक आंखों के पास होगा और एक ऑब्जेक्ट के पास होगा। ये ऑब्जेक्ट के पास एक लेंस लगा रखा है, एक आंखों के पास लेंस है। तो आंखों के पास वाला जो लेंस है, इस आंखों के पास वाला जो लेंस है, उस लेंस को बोलते हैं आई लेंस। क्या बोलते हैं? आई लेंस। आई मतलब आंख, आई लेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं बेटा? अभिनेत्र लेंस। तो आज हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसेस की बात करी है। उन दोनों लेंसेस के नाम रखे हैं। पहला नाम रखा हमने इसका, जो वस्तु के पास में है, उस वस्तु के पास वाला जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस हो जाता है। और जो दूसरा लेंस है, वो आंखों के पास में है। जो दूसरा लेंस है वो आंखों के पास में है। और जब ये आंखों के पास में है ना, तो इस लेंस को आई लेंस या अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। क्या दो चीजें समझ में आती है? तो हम तीसरी चीज पर अब बात करेंगे। वो तीसरी चीज ये होती है बेटा, थोड़ा आराम ले, नहीं समय नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो 100% इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि आंखों से नहीं दिख रहा था। तो इस लेंस से जब वो गुजर के जाती है, दो प्रकाश लाइन मतलब क्या? देखो लाइट, देखो यार, ये चीजें आपको दिख रही है। ये कब दिख रही है? क्योंकि आसपास मेरे को पता है लाइटें हैं यहां पर। तो जो प्रकाश है आसपास, प्रकाश किरण होगी, लाइट रे होगी, तो आपको ये वस्तु दिख रही है। नहीं तो क्या आपको ये दिखती वस्तु? नहीं दिखती। क्या आपको मैं दिखता? नहीं दिखता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम पे प्रकाश पड़ रहा होगा तो ही कोई चीज हमको दिख रही होगी। हम पर प्रकाश पड़ रहा होगा तो ही कोई चीजें हमको, कोई वस्तु हमको, कोई ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा होगा। तो वही चीज यहां पर भी आती है बेटा। इस पर जैसे ही प्रकाश गिरा, दो किरणें ऐसे फटाफट निकल के और बोलती है कि अब तो हमें जाना है, जाना ही जाना है, और वापस से टकरा के इधर आना है। और दूसरी जो किरण होती है वो ये बोलती है, अरे भैया, दूसरी जो किरण होती है वो यहां से जाती है और एक जगह जाके ये दोनों किरण एक पॉइंट पे जाकर टकरा जाती है, क्रॉस हो जाती है, और उस क्रॉस पर एक इमेज क्रिएट होती है। इस क्रॉस पॉइंट पर एक इमेज क्रिएट होती है। एक इमेज मतलब प्रतिबिंब क्रिएट होता है, जो इस AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश के रूप में जाना गया है। जो AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश के रूप में, A डैश B डैश के रूप में जाना गया है। वापिस से एक बार रिपीट किया जाए सर, समझते हैं। तो बेटा ये AB क्या है? ये AB क्या है बेटा? ये AB एक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का देखिए, मैं अगर कांच के सामने खड़ा होता हूं तो मेरी इमेज बनेगी, मेरा प्रतिबिंब बनेगा। नहीं आ रहा समझ में क्या? अगर मैं कांच के सामने खड़ा हूं तो क्या मेरी इमेज बनेगी? अब ऐसा भी हो सकता है कि कांच ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे कांच आप जब जाके देखोगे, देखे भी होंगे आपने कहीं ना कहीं, तो आपका जो इमेज है उससे या तो वो छोटी इमेज बना के देता है आपको, आपकी जो इमेज है उससे वो बड़ी इमेज बना के देता है। आप मोबाइल में फोटो खींचते हो तो मोबाइल इतना बड़ा, लेकिन आपकी पूरी इमेज आती है तो छोटी या बड़ी करके वो इमेज दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटी सी चीज को मोबाइल से अपन खींचेंगे, उसको जूम करके देखेंगे तो उसकी इमेज बड़ी भी बन सकती है। हम समझ पा रहे हैं, हम चीजों को समझ पा रहे हैं कि क्या कि सर कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनी है। और कैसे बनी? एक लाइट तो यहां से गई और एक लाइट यहां से गई, और ये दोनों लाइट जिस समय पर जाकर यहां और यहां जाकर जिस पॉइंट पर जाकर क्रॉस हुई थी, उस पे जो क्रिएट हुई वो हमारी A डैश B डैश इमेज क्रिएट हुई, वो हमारी प्रतिबिंब क्रिएट हुआ। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पिक्चर ये समझ में आती है हमको। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो समझ में ये आता है सर हमको कि अगर इसके आगे हम बढ़े तो हमको ये समझ में आता है कि अगर यहां के बाद
बेचारे ये तो निर्दोष था, ये लेंस तो निर्दोष लेंस था। अभी तक जितनी भी पिक्चर बनी किसने बनी, अभी तक जितने भी काम करे, अभी तक जितने भी कांड करे वो किसने करे, वो करे किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। आई लेंस की अभी तक बारी आई नहीं आई। अब एक व्यक्ति देखने बैठ गया, ओ बाप आई लेंस, वाह। तो जैसे आई लेंस को वो देखने बैठ गया तो ये जो इमेज बनी थी इसने, ये इमेज, अब इसको थोड़ी मालूम भाई को कि इमेज है, ये तो इसको क्या समझ बैठा, क्योंकि सबसे पास में ये थी चीजें, इसको वो क्या समझ बैठा, ये वाला लेंस, क्या ये तो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ये तो समझ में आएगा नहीं आया, ये तो निर्दोष था ना, इसको थोड़ी मालूम कि इसने कांड करके इसको यहां पे बड़ा करके भेज दिया। तो इस निर्दोष लेंस जिसको आई लेंस से बोलते हैं, जिसको अभिदृश्यक लेंस से बोलते हैं, इसको ये पता चल गया कि ये जो एडेस बीडेस है ना, ये कोई वस्तु थोड़ी है, ये कोई इमेज थोड़ी है, ये तो वस्तु है। अब बेचारे को मालूम थोड़ी था कि यहाँ पे आके कोई इमेज रख गया। तो जैसे आंखों से देखा तो इसको उसने वस्तु मान के, और एक और यहां से क्या करा उसने, यहां से दो जब रिफ्लेक्टिव लाइन गई तो यहां जब क्रॉस हुआ तो एक और इससे भी बड़ी इमेज बन गई, इससे भी बड़ी इमेज बन गई, इसको ऑब्जेक्ट मानकर इससे भी बड़ी क्या बना दी, यहां पर इमेज बन गई। और आपको इतना सा बारीक सा जो कीड़ा था उसको मान सकते हैं अपन, या फिर जीव जंतु थे, वो आपको बड़ा सा दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि इस छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या करा, इस लेंस ने इतना बड़ा करा, और इसने इतने बड़े को इस लेंस ने क्या कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। अरे आ गया समझ में तुमको, आ गया आ गया आ गया आ गया। वापिस से फोकस करना, वापिस से फोकस करना, समझ में आएगा समझ में आएगा। वापिस से फोकस करना। देखो इतना सा ऑब्जेक्ट था, इतना सा ऑब्जेक्ट था, समझना बात को, इतना सा ऑब्जेक्ट था, इस लेंस ने उसको इतनी बड़ी इमेज बना दी, उसकी इतनी बड़ी इमेज बना दी। और ये तो बेचारा निर्दोष था, ये तो बेचारा निर्दोष था। इस निर्दोष लेंस को क्या मालूम कि इसने कांड कर रखे हैं, इसने इस लेंस ने ये कर रखा है कि भैया इसने तो ये छोटी सी इमेज ये इमेज बना के दे दी। इसको तो बेचारे को यही पता था कि ये तो इमेज जो है ये इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को उसने वापस से क्या कर दिया, है बड़ा। तो आपको छोटी सी चीज कितनी बड़ी दिखाई दे दी। ये माइक्रोस्कोप का, ये सूक्ष्मदर्शी का, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कमाल है। ये किसका कमाल है? सूक्ष्म माइक्रोस्कोप का, या सूक्ष्म अपना ये सूक्ष्म या माइक्रोस्कोप कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कमाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर देखो बेटा, एक बार और समझाने की कोशिश करूं, ठीक है? समझना बात को, इसको समझ लोगे ना तो काम खत्म, फतेह। थोड़ा सा टाइम ले लेंगे कि भैया क्या हुआ था, ये तो निर्दोष है, वापिस से इसका निर्दोष ही नाम रखेंगे अपन। तो ये जो है AB, ये AB ऑब्जेक्ट को इस लेंस ने, बात समझना, ये AB ऑब्जेक्ट को इस लेंस ने यहां पर इमेज बना दी इसकी, क्या बना दी इसकी, यहां पर इमेज बना दी इसकी। यहां तक क्लियर हुआ? और इसकी जब इमेज बनी तो इसको तो पता नहीं था, तो इसने क्या करा कि इसको ऑब्जेक्ट मान के और इसकी बड़ी इमेज एक और बना दी, तो हमको सब कुछ बड़ा दिखने लग गया। अब क्लियर करते हैं अपन। अब यहां तक की तो चीजें आपको क्लियर हो गया। अब नामकरण कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं अपन? नामकरण कर लेते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो रही है चीजें? क्या यहां तक क्लियर हो रही है चीजें? आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है। ऑब्जेक्ट से लेंस तक, ऑब्जेक्ट से लेंस तक की जो दूरी होती है वो इस समय है। मैंने आपको बताया था कि एक्सिस अगर लोगे तो ये 0 है, इधर सब माइनस मानना और इधर सब प्लस मानना। अगर लेंस यहां रखा हुआ तो लेंस के इधर है इसलिए माइनस मानेंगे। तो यहां से यहां तक आपने क्या माना? यू क्या है? एक डिस्टेंस। यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या है? डिस्टेंस। वस्तु की दूरी। लेकिन इस u को आपने u0 क्यों माना? u0 नहीं, uo है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसको uo को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। इसको क्या बोलते हैं अपन? वस्तु की दूरी। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? u0 हो गई वस्तु की दूरी। अब आपको समझ में आ गया कि u0 जो होती है, uo होती है, ये वस्तु कहते हैं इसको,
इसको क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, और ये वस्तु की क्या है, दूरी है। तो ये हो गई वस्तु की दूरी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो बेटा, इमेज का बनी, यहां से यहां पर इमेज बनी। इसकी इमेज का कौन सी है, ये है। इसकी इमेज कौन सी है, ये है। तो जब इसकी इमेज ये है, तो यहां पर अपन ने देखा, अगर इसकी इमेज ये है तो v से बताते हैं अपन इमेज को, और v0 मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी। तो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या है बेटा, मतलब क्या, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। मतलब क्या कहे कि v नोट क्या है, v नोट वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। देख लो, ये सॉरी लेंस से यहां से भी लिखना, हाँ, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस से। अब देखो बेटा, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है बेटा, वो डिस्टेंस है आपकी v नोट या vo का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस क्या है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। यहां तक दोनों चीज क्लियर हो गई। तो हमने दो चीज पढ़ी यहां पर। एक तो हमने पढ़ा vo मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो दूसरी चीज पढ़ी uo, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम याद रखना बेटा कि कहां से डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से, कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो बेटा, दूसरी चीज यहां पर है। अब आई लेंस की बात करते हैं। अब आई की जब हम बात करते हैं, तो यहां से यहां तक ये लाइन यहां से आई जब, तो इस मेन एक्सिस को यहां पर काटा था, तो यहां पर क्या बन गया था, एफ का मतलब होता है फोकस पॉइंट। एफ का मतलब होता है फोकस पॉइंट। यहां पर क्या बन गया था, एफ का मतलब होता है फोकस पॉइंट बन गया था। और इस ऑब्जेक्ट से यहां से इमेज, इस लेंस से, ये लेंस कौन सा, आई लेंस है, इसलिए यहां पर एफ ई लिखा हुआ है। एफ का मतलब तो होता है फोकस, और ई का मतलब होता है यहां पर आई लेंस के लिए। तो फोकल, ये क्या है, फोकल लेंथ है। ये क्या है, फोकल लेंथ है। इसको फोकल लेंथ बोलेंगे अपन। ये आई है, यहां से देखते हो आप। और उसके अलावा कुछ है चीजें, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो माइनस वी होगी। माइनस वी क्यों, क्योंकि वो इस साइड है। मैंने क्या बताया, इसको देखना है, इस साइड है तो माइनस लिखना है, इस साइड है तो प्लस लिखना। तो ये यहां से यहां तक ये इमेज की डिस्टेंस है, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी आप यूई लिख सकते हो अगर काम आए तो। यहां से यहां तक यूई होती है। क्लियर? तो यहां पर हम इस पूरी चीज को अगर देखें तो ये क्लियर हुआ हमारा कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, इसने ये वाली इमेज बनी। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट फिर से हो गया। इसके लिए जब ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये जब ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इसके लिए क्या हो गई, इमेज हो गई। और ये इमेज हुई तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार शब्द आपको मैं अभी क्लियर करवा देता हूं। चार शब्द आपको क्लियर करवा देता हूं मैं कि U0 जो है, UO है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। UO क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। और ये जो है VO, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की दूरी। और ये जो है, ये इस लेंस के लिए क्या है, VE है। ये क्या है, VE। V क्या है,
डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज प्रतिबिंब की दूरी किसके लिए, ई के लिए। ई क्या है बेटा यहाँ पर, ई है यहाँ पर आई लेंस, क्या है ये, आई लेंस। और यहां पर जो अपन अगली चीज मानेंगे कि यहां से यहां तक आप यूईबी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूईबी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ई। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, समझ लिया हमने, ये हो गया ऑब्जेक्ट अभिदृश्यक। ई का मतलब होता है अभी, लेंस भी लिख सकते हैं ना, लेंस। ई का मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ई का मतलब हो गया अभिनेत्रक लेंस, आई लेंस। उसके बाद में ए बी का मतलब हो गया ये ए बी, ये ए बी, ए बी का मतलब हो गया वस्तु, ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मतलब ये क्या है, वस्तु ए बी का ओ लेंस से प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का ओ लेंस से प्रतिबिंब। अभी हाल समझा रहा था मैं। ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश का ई लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब। ये कौन सा बना, अंतिम प्रतिबिंब, लास्ट प्रतिबिंब बना। फाइनल इमेज ऑफ ए डैश बी डैश फॉर्म्ड बाय ई, ये फाइनल इमेज बन गई। तो दो इमेज बनी है, एक इसकी वजह से ये बनी है और इसकी वजह से ये बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब अगला पार्ट आता है अपना आवर्धन क्षमता का। काय का आता है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को अपन बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो ये होता है आपका मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है। क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को आप क्या बोलते हो, आवर्धन क्षमता बोलते हो। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जो है वो आप इंग्लिश वाले मीडियम वाले याद रखेंगे, विजुअल एंगल ऑफ इमेज अल्फा, ये अल्फा है, और विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बीटा। वही वाला पिछला वाला आपने अगर अभी तक सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख ले, उसमें समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रतिबिंब का दृष्टिकोण अल्फा, अल्फा ही बोलते हैं इसको, और वस्तु का दृष्टिकोण, प्रतिबिंब का दृष्टिकोण और वस्तु का दृष्टिकोण। दृष्टिकोण जो दिखाई देने वाला कोण है, एंगल है। तो एम बराबर टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, एम बराबर टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा लिख सकते हैं अपन। और चूंकि ये टेन और टेन नया भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा आर वेरी स्मॉल। अल्फा और बीटा क्या है, बहुत छोटे हैं। अल्फा और बीटा क्या है, बहुत छोटे हैं। तो ये छोटे हैं ना, तो ये छोटे छोटे हैं ना, तो इसको अल्फा अपॉन बीटा भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला है सिर्फ, अल्फा अपॉन बीटा। आप पुट अप करेंगे अपन वैल्यू। देखो अब आप लेंगे एंगल, जो मैं फटाफट बता रहा हूं आपको। एंगल ए डैश ई बी डैश लेंगे अपन, ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश, ये ए डैश, ये ई और ये बी डैश। एंगल कौन सा लिया आपने, मैं डार्क करके थोड़ा बता देता हूं आपको। आपने एंगल लिया ये वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन नहीं दिख रहा हो तो व्हाइट कर देते हैं इसको, ये। तो ये जो एंगल है ए डैश ई बी डैश, ये वाला एंगल लिया आपने। अब इसमें आपने देखा कि जो यहां ये तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, बताया ना। ये कितना है, लंब है। ये क्या आपका लंब, और ये क्या है, आधार है। ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ये तो समझते हो ना आप, परपेंडिकुलर और बेस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ परपेंडिकुलर मतलब लंब की जगह पे ए डैश बी डैश लिखा, ये वाला, इसकी जगह पे ये लिखा, और आधार कितना है, बी डैश ई। तो आधार कितना लिख दिया अपन ने, बी डैश ई, ये लिख दिया। तो टोटल अगर अल्टीमेटली फार्मूला बना तो वो क्या बना अपना, अल्फा, टेन अल्फा बराबर ये हो गया, टेन अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब बीटा की वैल्यू निकालने चले अपन। अब बीटा की वैल्यू निकालने चले तो फिर ट्रायंगल ले लो, ए ई बी डैश बी, ए ई बी निकाल लेते अपन। ए ई बी लिख देता हूं आपको, कहां से कहां तक का एंगल है, ए ई ये रहा, और बी, ये जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है इस बार, ए ई और बी, ये वाला एंगल है। ये कौन सा एंगल है, बीटा एंगल। कौन सा एंगल है ये, बीटा एंगल। ये कौन सा है, बीटा एंगल। लिख भी देता हूं यहां पर, ये कौन सा एंगल है, बीटा एंगल। तो बीटा एंगल है, इसमें भी परपेंडिकुलर ये है और बेस ये पूरा है, मतलब लंब ये है और आधार ये है,
लंब ये है और आधार ये है, तो ये हो गया लंब बटे आधार। तो m बराबर 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, m बराबर 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, फार्मूला अल्फा अपॉन बीटा। तो ये क्या, लंब क्या है AB और आधार क्या है EB, लंब क्या है AB और आधार क्या है EB। तुम लिखना बेटा परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस कितना है, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस कितना है EB, E से लेकर B तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बेसिक 10th का मैथमेटिक्स से। तो उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको डिवाइड में डाल दो। तो इसके डिवाइड में ये डाल दिया अपन ने, इसके डिवाइड में ये डाल दिया हमने। अब ये क्या है, A डबल डैश B डैश, ये अल्फा की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू पूरी लिख दी। देख लो आप, अल्फा की वैल्यू ऐसी कैसी चिपका दी यहाँ पे और बीटा की वैल्यू ऐसी कैसी चिपका दी। देख लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा। अब देखो बेटा, एक चीज बताता हूं आपको, मैंने क्या करा, अल्फा की जो वैल्यू थी ना वो यहां से उठा के यहां लिख दी, ठीक है। वो जो बीटा की वैल्यू थी ना, ये बीटा की, इसको उठा के अपन ने यहां लिख दिया डिवाइड में। तो कुल मिला के क्या हुआ ये कि मेरा अगर मेरी अगर बात माने अपन, तो इस चीज को अपन देखते हैं कि ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथा नंबर का। रूल क्या बोलता है डिवाइड करने का, ये बीच में डिवाइड का निशान है। तो पहले नंबर दूसरे नंबर, पहले नंबर दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं, इनटू लगाते हैं, फिर चौथे नंबर को लिखते हैं, फिर तीसरे नंबर को लिखते हैं। तो पहला नंबर लिख लो A डैश B डैश, दूसरा नंबर लिख लो, दूसरा नंबर क्या है E B डैश, फिर चौथा नंबर लिख लो, चौथा नंबर क्या है EB, और तीसरा नंबर क्या है AB। और इसको इक्वेशन को ऐसा कैसा लिख के और इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दो। इसको कितनी लिख दो, इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दो। क्या लिखना आपने को, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मतलब अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा कराया मैंने। अगर तुम में 12वीं में आ गए तो इतनी तो बुद्धि होगी कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा के बाद में ये कैलकुलेशन होती है। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब आपको ट्रायंगल में ये दो एंगल की बात करूंगा मैं। किन दो एंगल की, देखो एक तो मैं बात करूंगा ABO की और A डैश B डैश O की। ABO की और A डैश B डैश O की, इस एंगल की बात करूंगा मैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो ये दोनों एंगल आप डायग्राम में देख लो, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है। आप देखो ABO और A डैश B डैश O दोनों क्या लगभग सिमिलर है बेटा। क्या है ये, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है समरूप। क्या होता है, समरूप, समान रूप वाले। देखो समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है कि अगर आप देखोगे कि आपका फोटो है, अगर आप देखोगे कि अगर आपका फोटो है और आपका फोटो अगर मोबाइल में आता है, तो मोबाइल में भले ही वो छोटा हो जाता है। मोबाइल में आपका फोटो ऐसा थोड़ी आप जितने बड़े हो 5 फीट या 10 फीट या 6 फीट के, 10 फीट तो नहीं होता है, काम मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। हाँ 5 फीट 6 फीट या 6.5 फीट की हाइट है, तो 6.5 फीट की हाइट जो है व्यक्ति की, तो 6.5 फीट का ही फोन में फोटो आना चाहिए। इतना बड़ा फोन लेके आऊं मैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो रिवॉल्यूशन के हिसाब से वो सेट कर लेता है और आपकी इमेज वो फोन के हिसाब से भी सेट कर देता है, कितनी बड़ी बनेगी, कितना बड़ा फोटो उसका आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप हो तो वही, अब मेरा है, अगर मैं कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अगर मान लो मैं कुंभ के मेले में घूम गया, तो अब कुंभ के मेले में अगर मैं घूम गया हूं, तो कुंभ के मेले में घूमने के बाद अब लोग मेरे को ढूंढेंगे, तो क्या मेरे को पकड़ेंगे उसके बाद बोलेंगे इस व्यक्ति को ढूंढो? ऐसा तो नहीं होगा ना। कैसे ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे आपको, कैसे ढूंढेंगे बेटा, कि मैं फोटो ले जाएंगे और फोटो ले जाने के बाद बोलेंगे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। तो क्या इतना ही बड़ा व्यक्ति होगा क्या? वो बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, इसके जैसा है, इस फोटो जैसा है। मतलब छोटा बड़ा भी ट्रायंगल हो तो चलता है, लेकिन सिमिलर होना चाहिए। मतलब यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो समझ रहे हो डबल होगी उसकी हाइट, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये होता है, समरूप का मतलब ये होता है। तो समरूप यहाँ पर कौन कौन पाए गए? 2। कौन कौन से 2? ABO और एक A डैश B डैश O, ये समरूप पाए गए आप। ये जब एक जैसे पाए गए यहाँ पर, ये जब एक जैसे पाए गए यहाँ पर, तो आपने ये लिखा कि एक फार्मूला होता है लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। इनका लंब बटे लंब और आधार बटे आधार होना चाहिए।
परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। ऐसा जरूर नहीं कि फर्स्ट वाले इसका ऊपर लिखे इसका नीचे लिखे, अपनी मर्जी। मैंने क्या करा, दूसरे वाले डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का लंब कर दिया, दूसरे वाले का लंब और डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का लंब, और दूसरे वाले का आधार डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का आधार कर दिया। मतलब इंग्लिश में समझा जाए तो मैंने क्या करा, पहले वाले का दूसरे वाले का परपेंडिकुलर P2 अपॉन P1 कर दिया, और यहां पर मैंने ये B2 अपॉन B1 मतलब दूसरे वाले का बेस और पहले वाले का बेस डिवाइड में कर दिया। ये दोनों ऐसा यहां पर लिखना आपने को, ये बनाना है। तो पहले वाले का परपेंडिकुलर, दूसरे वाले का परपेंडिकुलर क्या, A डैश B डैश, तो ये A डैश B डैश कर दिया। पहले वाला क्या, AB, तो मैंने AB कर दिया। फिर इधर देखा अपन ने, फिर आपने देखा कि बेस, तो पहले दूसरे वाले का बेस B डैश O है, तो मैंने B डैश, ये B डैश यहाँ पर डैश लगा दो, B डैश O, और यहां पर क्या होगा, ये B डैश, ये B डैश O, और यहां पर हो जाएगा OB डैश। देख लो एक बार देखो, अब क्या है कि ये आपने देख लिया कि लंब बटे लंब है, मतलब परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस है, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये है, और ये डिवाइडेड बाय ये है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब इस इक्वेशन नंबर 4 देने के बाद आप क्या करो कि आपने ये देखा कि जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें जो ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू, इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा और कर देते हैं कि A डैश B डैश, और इस AB को इधर लिख देते हैं। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा अपग्रेड कर देना। A डैश B डैश है, और इस AB को इधर ले आओ, तो ये AB इधर आ गया, इनटू ये क्या है, EB है, और इसको इधर लाओ तो ये क्या होगा, EB डैश हो गया। ये चीज तो आपके पास होना चाहिए। ये इक्वेशन, इसको 3 नहीं मानते हो, इसको भी 3 मान सकते हो आप, ये 3 इक्वेशन है। तो ये तो 3 इक्वेशन है ना बेटा, इसमें ये जो है मैच खा रहा है। देखो ये मैच खा रहा है, किससे मैच खा रहा है, देखो ये A डैश B डैश, A डैश B डैश AB, ये मैच खा रहा है यहाँ पर, A डैश B डैश अपॉन AB, O B डैश और OB के इक्वल हो रहा है। देखो हो रहा है। तो हम इक्वेशन नंबर जब 3 ले रहे हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमको ये पता चल रहा है कि A डैश B डैश और AB, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम A डैश B डैश AB, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, मतलब इस जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहां लिख सकते हैं अपन OB डैश, और इसकी जगह पे OB ये लिख सकते हैं। इसकी जगह पे, इसकी इक्वल में ये है तो इसकी जगह पे ये यहां है तो ये चिपका दिया, ये था तो अपन ने इसकी जगह पे ये चिपका दिया। यहां तक क्लियर हुआ आपको। फिर यहां सबकी वैल्यू आपको पता होंगी। अब सबकी वैल्यू आपकी क्या है, यहां पर पता है, सबकी वैल्यू आपको पता है। आप यहां पर जब डायग्राम देखोगे ना, सबकी वैल्यू आपको पता है। देखो OB डैश VO है, O, ये O, अभी मैं डार्क कर लेता हूं थोड़ा सा, ये O और B डैश, OB डैश, ये OB डैश क्या है, VO है। VO प्लस में क्यों, क्योंकि O से लेकर इधर गए आप, तो ये O की है इसलिए प्लस में आया, क्योंकि ये इससे मैंने बोला ये है तो ये इधर जा रहा है, तो इधर क्या है प्लस में, तो V प्लस में रहेगा। OB कहां मिलेगा आपको, O से लेकर B तक, ये OB कितना है -U, OB कितना है -U, पर EB E ये रहा और B का है ये रहा। यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, DB होती है। क्या होती है, D, लेकिन इधर आ रहा है ना, इसलिए E से लेकर इधर आ रहा है तो माइनस लग गया इस पे, तो ये माइनस है। EB डैश क्या है, E, और ये भी इधर आ रहा है, E से लेकर B डैश, ये B डैश, E से लेकर B डैश क्या है -UE, जो मैंने लिखवा दिया था आपको। ये सारी चीज आपको थोड़ा सा इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है, पूरा डिटेल में बनाया बेटा। अगर आप JEE नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो यहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। डिटेल्ड में, मतलब ऐसा नहीं कि फर्जी कर दिया आपका काम, सिर्फ और सिर्फ वो बोलते ना कि लाइक वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ भी बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं बेटा। जो है लीगल है वही पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको कोई भी अन्यथा गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन चारों की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 5 में सारी वैल्यू रख देंगे हम इस 5th इक्वेशन में। उतार लो 5th इक्वेशन पे, इस 5th इक्वेशन में हम सारी वैल्यू रखने वाले हैं।
तो जब हम फिफ्थ इक्वेशन में जब सारी वैल्यू रख रहे हैं तो इस कंडीशन पे आपको याद रखना है कि आपकी जो जो वैल्यू थी, आप देखो ओ बी डैश थी एक जगह अपॉन एम बराबर क्या था, ओ बी डैश था, फिर आपका ओ बी था इनटू आपके पास था यहाँ पर ई बी था, और फिर क्या था ई बी डैश था, जो भी था उन सबको आपने यहाँ लिख लिया। फिर जैसे ओबी की वैल्यू यहाँ रख दी, ओबी की यहाँ से उतार के रख दो, ईबी की यहाँ रख दी, इसकी यहाँ रख दी, माइनस से माइनस काट दिया था, ये माइनस तो यही रहेगा, ये ऐसा कैसा है डी अपॉन यू ई हो गया। इक्वेशन नंबर 6 ले ली। अब देखो बड़ा, माइनस वी जीरो यू जीरो, माइनस वी जीरो यू जीरो क्या मान लो, एमओ मान लो, क्या मान लो, एमओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेंथ, और डी अपॉन यू, ये डी अपॉन यू को क्या मान लो आप, एम ई मान लो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। एम ई का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। मतलब क्या है बेटा कि यहां पर हम अब जो आपकी आवर्धन क्षमता वस्तु के लिए, आवर्धन क्षमता नेत्र के लिए, ये वाली चीज दोनों लिख लिया। इसकी जगह पे आपने एमओ मान लिया और इसकी जगह पे एम ई मान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ये इक्वेशन थी आपकी, मैंने उसमें बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप एक बार देख लो। यहाँ पर रखा, काटा पीटी करिए, इसकी जगह पे ये मान लिया है, लेट कर लिया है, ऐसा लिख लो, लेट मतलब माना कि, तो ये मान लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बड़ा, ये वहां पर खत्म हो गया, वो डेरिवेशन खत्म हो गया, अब कंडीशन से चालू होती है, और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंडीशन से आती है बेटा। तो कंडीशन देखते हैं अपन। पहली कंडीशन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि आपको दिख जाए। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे को अगर स्पष्ट दृष्टि पर दिख जाए तो इस प्रतिबिंब ये बने, तो इसकी लेंथ भी मैं डी रखूंगा। कितनी रखूंगा, डी। लेकिन ये मेरे को नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से मेरे को लेंस वगैरह का उपयोग करना पड़ रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे को ऐसे ही दिख जाता तो मैं लेंस की, अरे यार मेरे को जब यार सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही दिख रहा है तो मेरे को ये लेंस की जरूरत क्या है, तुम भी समझो ना, चश्मे की जरूरत क्यों पड़ गई, गूगल की जरूरत क्यों पड़ी। गूगल की जरूरत इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि पता है कि हमको सामने वाली चीजें अच्छे से नहीं दिख पा रही है, इसलिए हमको इसकी गूगल की जरूरत, लेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर स्पष्ट दृष्टि से दिख जाता मेरे को, अगर ये स्पष्ट दृष्टि से दिख रहा है तो मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन इसकी जरूरत कब होगी मुझे, जबकि मेरे को ये दिख नहीं रहा है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सर ये कहां से आया, अबे भैया ये तो फार्मूला है जो 10वीं तक से पढ़ के आ रहे हो तुम, उसके पहले भी पढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन 10वीं तक तो मेरे को याद है, याददाश्त है, क्योंकि मैं 10वीं तक ज्यादातर पढ़ाता हूं, तो मेरे को ये पता है कि ये सिलेबस में है भैया, आप झूठे नहीं बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि जो ई लेंस के लिए क्या होगा, एफ की जगह पे एफ ही लिख देना आप, बी की जगह पे वी लिख देना आप, यू की जगह पे यू ही लिख देना। डायग्राम में देख देख के माइनस आएंगे बेटा। फिर ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलाकर क्या बना दिया, प्लस बना दिया। फिर क्या हुआ, डी का गुणा मतलब मल्टीप्लाइंग, डी का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, ऐसा बोला उसने। तो डी का मल्टीप्लाई सब जगह हो गया। जब डी का मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, v बराबर डी होता है, वी ई बराबर कितना होता है, डी होता है। तो v बराबर क्या लिख दो, डी, डी से डी खत्म, डी अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस तो पहले से था, डी से डी गया तो 1 बच गया, -1 प्लस डी अपॉन यू ही हो गया। अब देखो बेटा, इसको इधर भेज दो, इसको किधर भेज दो, इधर। तो डी अपॉन एफ ई, और इसको इधर भेजा तो प्लस का 1 बराबर डी अपॉन यू ई, क्या है, डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन यू ई की वैल्यू क्या है, डी अपॉन यू ई की वैल्यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। याद रख लो इसको। वापस से बताऊं, ऐसा था, स्पष्ट दृष्टि पे बने, सब जगह एफ ई वी यू ई, ये डायग्राम में देख लो माइनस कहां से आया, इधर होंगे, माइनस से देखना। अगर डिस्टेंस, जिस ऑब्जेक्ट की बात करें, ई की बात करें तो ई पे जाना, जो आई बनी हुई ना उसके पास वाला लेंस, और उसमें देखना कि ये जितना भी है ना, यू ई भी इधर ही है भाई, और इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, और वी भी इधर ही है भाई, और एफ ई इधर है, एफ ई इधर है, इसलिए इस पे प्लस लगा हुआ है, एफ ई पर प्लस लगा हुआ, क्यों, क्योंकि एफ ई उधर है, प्लस के साइड है। ठीक है, तो फिर डी डी का इंटू कर दो तीनों में। फिर उसके बाद में वी बराबर डी मान लो, होता ही है स्पष्ट दृष्टि की दूरी, डी से डी कटा, 1 उधर गया, विजुअल डिस्टेंस, विजिबल है ना, ये हो गया +1, क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6,
इक्वेशन नंबर 6 कौन सी दी भैया? इक्वेशन नंबर 6 आपने कौन सी दे दी? 5 तो है, 6 कौन सी दे दी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन अपनी m बराबर v0 u0 d अपॉन u, तो d अपॉन ui क्या के बराबर होगा? d अपॉन ui किसके बराबर होता है? इसके बराबर। तो इक्वेशन में बताता हूँ कौन सी बात कर रहा है। 6 वाली कौन सी थी? ये वाली यहाँ पर दे दी उसने 1 प्लस वाली d अपन ui, इसकी जगह पे लिख दो आप, तो वो लिख देंगे, हमको दिक्कत नहीं है इतना। इक्वेशन नंबर 6 दे दी उसको, जबकि नाम ही लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 6, चलो ठीक है। यहाँ पर d अपॉन ui की जगह पे ये इक्वेशन नंबर 6 जो है वहां से निकाले ना, जिसके पहले अपन ने m0 और m ही नहीं दिया है, और उसके पहले जो इक्वेशन है वो ये है, इनकी वैल्यू है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? इसकी जगह पे ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज है ये, जब ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको, इस स्थिति में सूक्ष्म नली की लंबाई v0 u0, ये समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे यार, ये जो है ना, ये है इक्वेशन नंबर 6, और यहाँ पर d अपॉन ui की वैल्यू जो है वो अपन ने अभी हाल निकाली। कहां से निकाली? ये d अपॉन ui की वैल्यू, ui इसको उधर पहुंचाया तो d अपॉन ui की वैल्यू ये है। तो इक्वेशन नंबर 6 मतलब यहां पर जाकर d अपॉन ui की वैल्यू निकाल लो। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 6 है इक्वेशन, छोड़ो, गधो हो तुम, गधो, ठीक है। क्या है ना? अब देखो, इस स्थिति में सूक्ष्म नली की लंबाई, सूक्ष्म नली मतलब माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? इतनी होती है, याद रख लेना, कभी काम आ जाए ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन इनफाइनाइट, तो आपको क्या लिखना है? जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जो भी इक्वेशन आपको, मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में आपको वैसी की वैसी इक्वेशन लिखना है। खाली यूई की जगह पे क्या लिखोगे आप? यूई की जगह पे क्या लिखोगे? एफई पे लिखोगे। क्या लिखोगे? यूई की जगह पे एफई लिखोगे, यूई की जगह पे एफई लिखोगे, बस। जहां यूई है वहां पर इक्वेशन नंबर 6 में एफई लिख दो ना, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के हमारा कंपाउंड वाला, लेंस वाला कंसेप्ट, इंटरेस्ट वाला भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी है, तो लेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और भी कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का एक ये भी रहेगा कि आप अधिक से अधिक आपके फ्रेंड सर्कल में इसको सब्सक्रिप्शन और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, ताकि इसको हम और आगे और अच्छी मेहनत कर सकें। आपका सहयोग की यहाँ पर बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ आपको ऐसा कंटेंट एग्जाम तक मिलता रहेगा जो आपको 5 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, 5 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। इसके सारे नोट्स आपको कहां पर मिल जाएंगे? तो इसके सारे नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन माइंड एनालिसिस पर जाकर, MIND माइंड एनालिसिस पे जाकर आपको प्ले स्टोर पे जाना है। पहले ही नंबर पे हमारी जैसे आप ये लिखोगे, पहले ही नंबर पे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां पर जाकर, और आप नहीं हो तो वहां से मैसेज कर देना हमें, तो हम आपको बता देंगे उसको कैसे इंस्टॉल करना और कैसे डेटा लेना है। थैंक यू वेरी मच।